हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद प्रेरणा। और आज मैं आप सभी के साथ अपना एक नया एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एसएसबी का। सो मेरी एसएसबी थी और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एसएसबी का, और इस बार मैंने थर्ड एफएसबी गांधीनगर चूज़ किया था। मेरी एसएसबी 1 जून को थी और एज अ रिपीटर मैं इस बार गांधीनगर गई थी। तो इसी के बारे में आज आपको सब चीज़ें बताने वाली हूँ, क्या प्रोसेस में मुझे वहाँ पे चेंज लगा, क्योंकि वहाँ पे पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस मैं आज आपको बताऊँगी और बाकी सारी चीज़ें और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार का आपको वो बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी एसएसबी थी वो 1 जून को थी। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस। सो मेरी जो एसएसबी थी वो 1 जून को थी, जिसके लिए मैं यहाँ पे 30 मई को यहाँ से निकल गई थी, क्योंकि मुझे गांधीनगर जाने में पूरा 1 दिन लगता है। हम वाया ट्रेन गए थे, मैं और पापा गए थे दोबारा से एक साथ। और 1 दिन जाने में लगता है, फिर थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा-सा स्टे वगैरह अगर अच्छे से कर लेंगे तो बेटर होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे। तो 30 मई को सुबह 7 बजे मेरी जर्नी शुरू हुई थी, एंड उसके बाद हम लोगों ने लगभग 12 बजे दिल्ली से ट्रेन ली थी। और ट्रेन लेने के बाद हम लोग गांधीनगर पहुँच गए थे। लगभग सुबह को पहुँच गए थे हम लोग, वहाँ पे 6 बजे के आस-पास पहुँचे थे। सबसे पहले तो उन लोगों ने हमें, मतलब जो मेरी ट्रेन थी वो दिल्ली टू एक स्टेशन है व्हिच इज़ नोन एज़ चांदलोडिया करके है, गांधीनगर के अंदर ही। सो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन ने उतारा था, वो हमारा बोर्डिंग स्टेशन था दिल्ली से। उसके बाद वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ से गांधीनगर लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इफ़ आप सब में से कोई भी जा रहा है और आप किसी ऐसे स्टेशन पे उतर गए हैं, जैसे मैं उतरी थी, और अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे जाना है, तो आप भी वो चीज़ें हैंडल कर पाएँ। तो मैं वहाँ पर उतरी थी, दैट इज़ नोन एज़ अ चांदलोडिया स्टेशन करके कुछ होता है। वहाँ पे उतरी और वहाँ पे उतरने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से जो गांधीनगर है वो लगभग मतलब 20-25 किलोमीटर दूर था। वैसे हमें ऐसी ट्रेन्स मिल सकती है जो हमें डायरेक्टली गांधीनगर छोड़े, बट द थिंग इज़ कि वो ट्रेन्स मेरे लिए सूटेबल नहीं थी, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम उस ट्रेन से गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हमें अ, हम लगभग उसने सुबह 3:30 बजे हमें उस स्टेशन पे छोड़ा। तो फिर मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा कि मतलब क्या चार्जेस वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बता रहे थे। लाइक उन लोगों ने मुझे बताया 600 टू 700 के आसपास हम आपको लेके चलेंगे और छोड़ देंगे वहाँ पे, गांधीनगर पहुँचा देंगे। तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, तो फिर मैंने आस-पास पूछा, जो टीटी वगैरह थे, जो कोच थे हमारे स्टेशन पर, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको अगर गांधीनगर जाना है तो यहाँ से लगभग 4:30 बजे के आस-पास एक ट्रेन आएगी और आप टिकट ले लीजिए और वो गांधीनगर आपको छोड़ देगी। और मुश्किल से मुश्किल आपको 10 से 15 मिनट लगेगा ट्रेन से जाने में, और अगर आप वाया मतलब रोड जाएँगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा के आस-पास लग जाएगा। तो हमने सोचा ठीक है, तब तक हम लोग फ्रेश हो लेते हैं स्टेशन पे और 4:30 तक हमारी ट्रेन आ जाएगी, तो हम लोग फिर चले जाएँगे। लेकिन ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, तो वो पौने 5 बजे आई थी। हम लोगों ने अपने टिकट्स वगैरह ले लिए थे, और ट्रेन में ना मुझे लगभग 6-7 लड़कियाँ पहले ही मिल गई थी कि जो लोग गांधीनगर जा रहे थे। तो उनमें से एक लड़की तो मेरे ही कंपार्टमेंट में थी, जस्ट मेरी सीट के सामने, और मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ। मुझे पता चला कि उसका नाम भी प्रेरणा है और वो भी एसएसबी देने जा रही है। तो हम दोनों वहाँ से फिर साथ ही गए थे और हम लोग एसएसबी तक भी साथ गए, और इवन दो हम वापस भी साथ ही आए थे, क्योंकि वो गुड़गाँव से थी और हमें भी दिल्ली ही जाना था। तो हम लोग फिर वहाँ से साथ ही चले गए थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। शी वाज़ ऑल्सो अ रिपीटर। उसके बाद और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मुझे स्टेशन पे मिली थी, जो वहीं जा रही थी एसएसबी देने के लिए। फिर हम लोग ट्रेन से गए और ट्रेन से जाने के बाद हमें लगभग गांधीनगर स्टेशन पर 6 बजे के आस-पास छोड़ दिया था उन लोगों ने, ट्रेन ने। और 6 बजे उतरने के बाद फिर वहाँ से हमने अपना उबर किया था, और उबर कैब वगैरह करके हम लोग फिर वहीं से 3 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर था। सेक्टर 25 में सेंटर है हमारा, तो सेक्टर 25 में चले गए थे हम लोग। मतलब मिनिमल चार्जेस थे थोड़े से ऐसे ही, और हम 7 बजे के आस-पास अपना होटल में पहुँच गए थे। सो मैं लास्ट टाइम एक पीजी में स्टे किया था और मैंने स्काई लॉन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो मैंने सोचा इस बार मैं वहीं पे स्टे करूँगी और लेट्स सी द फैसिलिटीज़ ऑफ द स्टे हियर, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि स्काई लॉन बहुत बेस्ट है रुकने के लिए में। बट मैं आपको बता दूँ, स्काई लॉन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आप मतलब बच्चे हैं और आप अकेले जा रहे हैं तो कोई पीजी वगैरह आप देख सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं पीजी के। वहाँ पे एक ओम पीजी करके है, इसके प्राइस मैं आपको अगर बताऊँ तो 500 से 600 रुपये लेते हैं वो पर डे के।
अफोर्डेबल है, बट स्काई लोन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। दे चार्ज्ड आई थिंक 2500 रुपीज़ फॉर 1 डे। तो पर हम लोग वहीं पे रुके थे क्योंकि वो बहुत पास भी है, सेक्टर 25 के अंदर ही हमारा जो है एएफएसबी है, और वही सेक्टर 25 के अंदर ही वो होटल है। तो मुझे लगा था कि बहुत पास है और सुबह थोड़ा मैशअप ना हो ये चीज़ें, तो इसलिए हम लोग वहीं पे रुक गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया। तो स्टे के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो स्काई लॉन बहुत अच्छा है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और जैसे उसके रिव्यूज़ हैं ऑब्वियसली वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। वहाँ की सर्विसेज़ बहुत अच्छी थी और क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और हेल्पिंग नेचर था सबका। तो मतलब मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वहाँ पे स्टे करना। तो जब हम लोग 7 बजे सुबह वहाँ पहुँचे फ्रेश वगैरह होकर के, फिर हमें चाहिए था ब्रेकफ़ास्ट। वैसे तो ऑफ़र करता है स्काई लॉन ब्रेकफ़ास्ट, बट उसके चार्जेस अलग से होते हैं, और जब मैंने वो देखा तो वो काफ़ी महँगा था, तो मैंने सोचा ये छोड़ते हैं, हम स्विगी कर लेते हैं। फिर मैंने खाना ऑर्डर किया था, बट द थिंग इज़ कि हम लोग गुजरात में थे और वो लोग तो वो मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत स्वीट-स्वीट से लोग होते हैं। तो जो मैंने मँगाया वो भी बहुत मीठा था। आई ऑर्डर्ड द इडली, बट इडली का जो सांभर था वो मीठा था और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था इन द सेंस। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं ना गांधीनगर में, उन्हें खाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि हम लोग होते हैं थोड़ा, हमें चटपटा पसंद है, ये मतलब तीखा, बट वहाँ पे थोड़ा हर चीज़ में मीठा डाल देते हैं। वो दाल बना रहे हो उसके अंदर भी आपको मीठा डाल देंगे वो, और कुछ भी बना रहे हो उसी के अंदर मीठा डाल देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर थोड़ा रेस्ट किया, अपने पेपर वगैरह जो हमारा पेपर वर्क था वो कंप्लीट किया। आफ्टर दैट हम लोग फिर शाम को गए थे बाहर मॉल, वहाँ पे डीमार्ट मॉल है। तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा-सा विज़िट करते हैं, और जो मेरे साथ लड़की थी प्रेरणा, उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए थी एसएसबी से रिलेटेड, तो हम लोग फिर मॉल चले गए थे। मॉल में जाके हम लोगों ने मैगी वगैरह खरीदी, बिकॉज़ द थिंग इज़ कि खाना अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा चलो मैगी लेके चलते हैं, मैगी बनाएँगे जाकर के होटल में। और जो चीज़ें हमें चाहिए थी, हमारी ज़रूरत थी, हमने वहाँ से वो सभी चीज़ें ली और फिर हम लोग होटल आ गए थे। होटल में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस दिन संडे था और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। जो डॉक्यूमेंट्स हम अपने साथ कैरी करके नहीं ले गए थे, हमने सोचा था कि वहीं जाकर के प्रिंट निकलवा लेंगे। मतलब थिंग इज़ कि उस दिन संडे था और गुजराती संडे को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो जितनी भी शॉप्स थी या फिर मॉल के अलावा जो भी चीज़ें थी, वो सब बंद थी। प्रिंट आउट की शॉप थी या जो भी चीज़ें थी, वो सब बंद ही थी। तो मुझे लगा कि बहुत सीरियसली लिया गया है छुट्टी को, तो मैंने आस-पास जो मॉल वगैरह खुले थे या फिर 1-2 इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स थी वो ओपन थी, उनसे पूछा कि ये मार्केट क्यों नहीं ओपन है? तो उन्होंने बताया कि आज संडे है, संडे में कुछ भी ओपन नहीं होगा, आप कल आना, कल आपको ओपन मिलेगा। तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, बहुत ज़रूरी थे, तो हम लोग फिर होटल गए थे और उन्होंने हमारी हेल्प कर दी थी, उनके पास प्रिंटर था, हम लोगों ने अपना कनेक्ट कर लिया था उससे लैपटॉप, और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवा लिए थे, तो उन लोगों ने हमारी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। उसके बाद फिर हम लोगों को सुबह जाना था, तो हम लोग जल्दी सो गए थे और सुबह हम लोग साढ़े 3 4 के आस-पास उठे थे और अपना रेडी हो गए थे अच्छे से। आफ्टर दैट द थिंग इज़ कि वहाँ से वहाँ तक जाना था, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी हमारे बीच में और एफएसपी के बीच में। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे जो ऑटो वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि हर मंडे को बच्चे आते हैं एसएसबी देने के लिए, तो उन्हें पहले से पता है कि वो बच्चे कहाँ-कहाँ रुकते हैं। तो वो खुद ही अपने आप आकर के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो उन्हें पता था कि एसएसबी के बच्चे पक्का यहाँ पे स्टे करते हैं आकर के और मंडे में जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पे पहले से ही खड़े थे, तो हम बाहर आए तो पापा बोलने लगे कि पहले से ऑटो वाले अवेलेबल है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे आपको ऐसे एज़ उबर या कैब वगैरह नहीं मिलती है। तो वहाँ पे थी अवेलेबल, अपना हमने उन लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऑटो वगैरह अवेलेबल है, हम चल सकते हैं। हम पहुँच गए, टाइम से पहुँच गए थे हम अपना। सो यहाँ से शुरू होता है हमारा एसएसबी का मेन थिंग, जो मेन पार्ट है। तो आपको जब अंदर जाना होता है, एंट्री के लिए आपको लेना होता है अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। इट कैन बी योर आधार कार्ड, इट कैन बी योर पैन कार्ड ऑल्सो, और वोटर आईडी कार्ड भी कभी-कभी यूज़ेबल होता है, अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ ना हो। वैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड सभी के पास होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि अपना अनाउंसमेंट हो रखा था कि अपना आधार कार्ड या फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, कॉल अप लेटर और जो आपका एडमिट कार्ड होता है, जो आपने अपना एग्ज़ाम के टाइम पे दिया होता है, वो निकाल लीजिए और अपना चेक कराइए। हम सभी लोगों ने चेक कराया, एंट्री कराई, तो लगभग वहाँ पर 180 के आस-पास बच्चे आए थे, जिन्होंने मतलब चेक इन किया था, जो 180 के आस-पास रिपोर्टिंग थी टोटल।
सो 180 में से 163 का ही रिपोर्टिंग हो पाया था, बाकी सब डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे। किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, किसी का एडमिट कार्ड गुम हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि बहुत सारे बच्चे मतलब अब आप ये देख लीजिए 163 रुके थे और बाकी सारे के सारे आउट हो गए थे 17 के आसपास। उसके बाद इस बार जो नई चीज़ ऐड हुई है गांधीनगर में, जो मुझे देखने को मिली, दैट इज़ बायोमेट्रिक। वो लोग इस बार बायोमेट्रिक कर रहे थे। बायोमेट्रिक में क्या कर रहे थे कि बायोमेट्रिक के अंदर आपकी आईज़ को स्कैन कर रहे थे, आपके थंब के एक्सप्रेशंस ले रहे थे कि वही बच्चा एसएसबी देने आया है या कोई और आ गया है, मतलब आइडेंटिफिकेशन चल रहा था। उसमें थोड़ा टाइम लगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि कभी-कभी किसी की आईज़ नहीं हो रही थी स्कैन, कभी-कभी किसी का थंब स्कैन नहीं हो रहा था, कभी-कभी आपका फ़ोटो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे बच्चे इसी के अंदर डॉक्यूमेंट आउट हुए हैं। तो मैं आपको बोल दूँगी कि अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को अपडेट करा लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनके पास जो आधार कार्ड था उसमें उनकी फ़ोटो थी बचपन की, लगभग वो जब 4-5 साल के होंगे तब की, और अब वो उससे मैच नहीं हो पा रही थी। इसी वज़ह से डॉक्यूमेंट आउट हुए हैं। उनको फ्रेश डेट मिल गई है, बट द थिंग इज़ कि वो इतनी दूर गए, फिर वहाँ से वापस आएँगे, तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग की हो गई थी एंट्री। आफ्टर दैट उन्होंने हमसे कहा कि जल्दी से जाइए अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए। सेकंड थिंग जो मुझे लगी, पिछली बार जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, कंप्लीट जो हमारे रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो चेक हुए थे जब हम स्क्रीन इन हो गए थे। स्क्रीन इन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, और यहाँ पर जब हम स्क्रीन इन होने से पहले ही हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए गए थे इस बार, कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। तो इस बार बच्चे स्क्रीन यानी स्क्रीन इन प्रोसेस में जाने से पहले ही डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे। तो हम लोग फिर पहुँचे, हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में एज़ यूजुअल हमारा पोहा था, वो लाल वाली चटनी थी, जल्दी-जल्दी सभी ने फिनिश किया। हम सभी लोगों को फिर अंदर इंस्ट्रक्शंस के लिए ले जाया गया। वहाँ पर जाने के बाद हमसे बताया गया कि टेस्ट नंबर हमें दे दिए थे। उन्होंने बताया कि अब आपका ओआईआर होगा। इस बार जो ओआईआर के सेट थे वो थे 35 और 36। पहले आपको 35 देना था मुझे, और उसके बाद मुझे 36 देना था। तो इसमें होता है कि आपकी हर एक ओआईआर में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग मिक्स होती हैं दोनों। तो दोनों 50 क्वेश्चंस थे, दोनों दोनों सेट्स में, तो टोटल मिला करके आपके 100 क्वेश्चंस थे। तो हमारे जो 100 क्वेश्चंस में थे, इस बार मैं आपको मतलब ऐसा पूरा बोल सकती हूँ विद कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैंने लगभग 47 टू 48 क्वेश्चन दोनों सेट्स में किए थे, सही किए थे बिल्कुल, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत हो रखी थी। इस बार मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी कि भाई मुझे इस बार करना है। तो इतने मेरे सही थे। आफ्टर दैट हम लोगों को फिर बाहर लेके आया गया। उन्होंने फिर हमारे ग्रुप बनवाए, और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने बोला कि अब आपका होगा पीपीडीटी, जिसमें आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट उसको बोलते हैं। एक पिक्चर दिखाई जाती है और आपको द स्टोरी लिखनी होती है। तो हमें टोटल 5 मिनट मिले थे। 1 मिनट पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद उसका एक्शन लिखने के लिए मिला था, एंड द अनदर मिनट जो 4 मिनट थे उसमें आपको स्टोरी राइट डाउन करनी होती है। तो वो आपको एक व्हाइट पेपर प्रोवाइड कराता है, आपको सिर्फ पेन लेके जाना होता है। तो हमने हमारी जो पिक्चर थी, उस पिक्चर में मुझे क्या मिला? इस बार एक ऐसी पिक्चर मिली थी जो बिल्कुल क्लियर थी। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत सारी पिक्चर ब्लर होती है, आपको समझ में नहीं आता कितने कैरेक्टर है, क्या नहीं, बिल्कुल क्लियर पिक्चर थी। इस पिक्चर के अंदर क्या था? इस पिक्चर में राइट साइड मतलब एक स्टेज थी, स्टेज के राइट साइड में एक पोडियम था, पोडियम पे एक लेडी थी जो बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रही थी, और वो माइक के अंदर कुछ बोल रही थी। लेफ्ट साइड में स्टेज पे 2 लड़के खड़े थे, बहुत कैजुअली खड़े थे, जैसे कि हाथ ऐसे पकड़ के पॉकेट के अंदर हाथ डाल के खड़े थे। सो वो मैच्योर नहीं लग रहे थे। तो यू कैन से दैट कि वो स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, और वो जो लेडी थी उसको आप प्रिंसिपल बना दे, मतलब कुछ भी ऐसा बना सकते थे, बट शी वाज़ लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर। उसके बाद सामने कुछ लोग बैठे थे जो वो सुन रहे थे कि वो क्या बोल रही है पोडियम के ऊपर। तो जब सभी ने अपनी-अपनी स्टोरी बनाई, तो मेरी जो थीम थी, वो पूरे ग्रुप में सबसे डिफरेंट थीम थी। सभी की जो थीम थी उन्होंने बनाया था कि कोई लड़की थी जो यहीं से पढ़ी थी, और वो मतलब या तो किसी ने बताया था कि वो आर्मी ऑफिसर बन गई है, किसी ने बताया था कि वो डीएम बन गई है। उसको उसके स्कूल ने इनवाइट किया है कि वो आए और बच्चों को एनकरेज करे, मोटिवेट करे, और उनके कुछ जो सवाल हैं, उनके आंसर्स दें। तो हाँ, ये थीम मतलब वर्केबल थी, बहुत अच्छी थीम थी, मतलब पर मोस्ट ऑफ थीम यही थी हमारे ग्रुप में ज़्यादातर। मेरी थीम सबसे अलग थी। मैंने क्या बनाया था कि रेज़िंग फंड फॉर द पुअर चिल्ड्रंस, तो उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है गाँव के अंदर। तो मैंने उन 2 लड़कों को दोस्त बनाया था। उन्होंने नोटिस किया कि गाँव में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, या बहुत सारे लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं, लैक ऑफ मनी बोल सकते हैं।
तो उन्होंने अपनी प्रिंसिपल से बात की और गाँव में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बढ़ेगा इंडिया, ये सारी स्कीम्स के बारे में बताया और फंड कलेक्ट करे उन बच्चों के लिए। और वहाँ से फिर फंड कलेक्ट करके उन्होंने कुछ स्टेशनरी वगैरह खरीदे और उन बच्चों को प्रोवाइड कराए ताकि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो मेरी ये थीम थी। उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ। ग्रुप डिस्कशन में जैसे ही एकदम से, क्योंकि रिपीटर का ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन शुरू होते ही क्या हो गया, मच्छी बाजार बन गया, फिश मार्केट बननी शुरू हो गई। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, क्या ना बोलें, क्योंकि बच्चे इतनी लाउडली बोलना शुरू करते हैं ना एकदम से, और रिपीटर आपको मौका नहीं देंगे बोलने का, ये बात तो तय है। और मेरे जैसे बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ और वो लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो मेरा तो पॉइंट ही वेस्ट हो जाना है, मैं उसे दोबारा नहीं बोल सकती। तो और ऐसा जो फिश मार्केट बनती है तो मैं ज़्यादातर अपनी बातें नहीं रख पाती हूँ क्योंकि कचड़े के अंदर मेरे से नहीं बोला जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई तो ऐसे सर ने सामने से बोला कि अगर लेडीज़ आप ऐसा बोलेंगी तो हमें समझ नहीं आएगा कि किस बच्चे के क्या पॉइंट्स हैं और हम नहीं समझ पाएँगे कि कौन-सा जो आपके अंदर कैंडिडेट है वो पोटेंशियल रखता है स्क्रीन होने का। तो उन्होंने क्या किया, हमारे ग्रुप को स्प्लिट कर दिया कि हाफ बच्चे एक साइड हो जाओ, हाफ बच्चे एक साइड हो जाओ। तो जो मेरा ग्रुप था, मेरे ग्रुप में मैं सेकंड लास्ट थी। मेरा जो चेस्ट नंबर था 102 था और जो मेरे बराबर में एक और लड़की थी 103 तक था मेरा ग्रुप, और मेरे ग्रुप में टोटल लगभग 12 से 13 बच्चे थे। तो मैं सेकंड ग्रुप के अंदर आई। फर्स्ट ग्रुप का डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड ग्रुप में मेरा डिस्कशन, जैसे ही हमारा डिस्कशन शुरू हुआ तो एक पहले से ही रिकमेंडेड कैंडिडेट थी, उसने बोला ये चेस नंबर 102, मुझे आपकी थीम बहुत अच्छी लगी है और हम चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी को ग्रुप स्टोरी बनाएं क्योंकि आपकी थीम बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत अच्छी थीम है। अगर हम इसको लेंगे तो मतलब उसने फिर कुछ पॉइंट्स रखे कि हम इस स्टोरी के अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और ये थीम किस तरीके से बेनिफिशियल है, मतलब गाँव के बच्चे के लिए, ये रखा। फिर जो दूसरी लड़की थी उसने भी बोला कि हाँ, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, हम इसको एनजीओ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो वर्क करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो हम उससे भी अवेयर करा सकते हैं गाँव वालों को। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो सब मेरी बात से मतलब बिल्कुल एकदम सैटिस्फाइड थे कि भाई थीम भी इसकी अच्छी है और जो पॉइंट्स मैं रख रही थी उसको बहुत अच्छे से सुन रहे थे। तो मेरे ग्रुप में जो सेकंड वाला ग्रुप था बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं सैटिस्फाइड थी अपनी परफॉर्मेंस से, मतलब 100% सैटिस्फाइड थी इस बार मैं कि भाई इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है ना, मैंने पॉइंट्स भी रखे हैं, सबको मेरी स्टोरी पसंद आई है और वो लोग मेरी स्टोरी पे बात कर रहे थे, मेरी बातें सुन भी रहे थे, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चली। और उसके बाद हमसे बोला गया कि अब आप जाइए अपना लंच कर लीजिए और लंच के बाद हम आपको बताएँगे कि क्या रिज़ल्ट रहे हैं। तो मैं बहुत खुशी-खुशी गई क्योंकि इस बार मैं 95% तो, मतलब 5% तो कहीं न कहीं होता ही है, 95% श्योर थी कि भाई इस बार तो हो जाएगा मेरा, स्क्रीनिंग तो हो ही जाना है। तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना खाना खाया, खाने में खिचड़ी बना रखी थी उन लोगों ने, खिचड़ी, कचरी थी, ये तो वो पापड़ होते हैं जो बोलते हैं उसको, गुजरातियों का फ़ेवरेट भोजन था। पापड़, खिचड़ी। उसके बाद फिर मुझे बहुत जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी हमारा रिज़ल्ट आ जाए क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थी। मेरी नरेशन इतनी फ्लुएंट हुई थी, मेरी थीम अच्छी थी और मेरे ग्रुप को मेरी थीम पसंद आई थी। एंड द थिंग इज़ कि जो ग्रुप स्टोरी बनी थी वो भी कहीं न कहीं उसी थीम के अराउंड बनी थी, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई थी। जीडी मेरा बहुत अच्छा हुआ है और मेरा ओआईआर था वो भी एक्सेप्शनली बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि इस बार मैं स्क्रीनिंग हूँ। तो मैं जैसे ही हमें फिर बाहर वहाँ पे लाइन बना के उन लोगों ने खड़ा किया कि चलो अब रिज़ल्ट बताते हैं। तो चेस्ट नंबर 1 से बताना शुरू किया और चेस्ट नंबर 96, 94 और चेस्ट नंबर 98 इनका हुआ एंड देन दे स्टॉप्ड। आई मीन चेस्ट नंबर 102 तक वो आए नहीं क्योंकि 103 तक ही उन्होंने बताया था, बाकी सब बच्चे सेकंड ग्रुप में थे तो उनका बाद में बताना था उनको। तो थोड़ा-सा वहाँ पे मेरे को लगा कि भाई स्क्रीन आउट कर दिया इन लोगों ने। वैसे मेरी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी बेटर थी बट कुछ तो उन लोगों को दिखा होगा कि नहीं ले सकते हम इस बच्चे को, या कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिनको। बट मेरे पहले 2 अटेम्प्ट से बेटर अटेम्प्ट था ये वाला मेरा और मैं इसमें बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। मैंने प्रेशर को कंट्रोल किया इस बार। इस बार मैंने बहुत सोच समझ कर चीज़ें बोली। पहले मैं बिना सोचे समझे बोल देती थी। मेरी थीम बहुत अच्छी थी, मेरी नरेशन एकदम फ्लुएंट हुई थी, मेरा ओआईआर बहुत अच्छा हुआ था और इस बार मैंने जीडी में पार्टिसिपेट किया था, मैं चुप नहीं बैठी थी इस बार।
तो ओवरऑल जो मेरी परफॉर्मेंस थी इस बार मैं अपनी परफॉर्मेंस को 10 आउट ऑफ 9 दूंगी, 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। 9 नंबर तो मैं दूंगी, एक नंबर मैं उस मिस्टेक के लिए काटूंगी जिसकी वजह से स्क्रीन आउट हुई, मुझे नहीं पता क्या था। अभी मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ कि क्या मैंने गलतियाँ की हैं। उसके बाद जैसे ही हम स्पिन आउट हो गए तो थोड़ा-सा बुरा लगा, बट मैं अपने परफ़ॉर्मेंस से खुश थी तो मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा। फिर मैं बैठी थी बाहर, हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह उठाए वहाँ से, अपना लगेज लिया। वो लोग आपको एक गाड़ी प्रोवाइड करते हैं कि जिसको जाना है वो गांधीनगर मेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन है जो गांधीनगर का, वहाँ तक आपको छोड़ेंगे और वहाँ से फिर आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ तक जाने के लिए आपको प्रोवाइड कराएँगे बस वग़ैरह कुछ भी। तो मेरे पापा बाहर थे, मैंने उनको कॉल कर दिया था कि पिताजी मैं आ रही हूँ। नहीं हुआ तो पापा बोले कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, आ जाओ। फिर मैं भी आ गई। वो जो लड़की मेरे साथ स्टे कर रही थी उसका भी नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, उसका तो इस बार 5th अटेम्प्ट था, नहीं हो पाया। और अच्छी कैंडिडेट थी, उससे बात करके मुझे लगा कि उसके अंदर भी काफ़ी कुछ पोटेंशियल है करने का, बहुत अच्छी कैंडिडेट थी। और उसके बाद फिर हम लोग वापस से अपना सामान लेने के लिए होटल गए, वहाँ से अपना सामान उठाया। हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए थे, नहीं हम होटल नहीं गए थे, हम लोग डायरेक्ट साबरमती स्टेशन पहुँच गए थे, वहाँ से हमें बस लेनी थी दिल्ली, बस नहीं सॉरी, वहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी। बट हमारे टिकट कंफर्म नहीं हो पाए, या तो फिर हमें जनरल से आना होता, और इतने थक गए थे कि अब जनरल से आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो टिकट जब कंफर्म नहीं हुए, पहले तो हम लोगों ने स्टेशन पे आने के बाद अपनी ड्रेस चेंज करी वॉशरूम में जाके, और मुझे बहुत सारे बच्चे मिले थे जो मुझे सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं और वो कैंडिडेट मुझे देखते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। सो उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पर्सनली मुझे आके बताया कि आप प्रेरणा हो, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगी कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ यहाँ पे आके, अपने लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी एनकरेजिंग था वो चीज़ें। फिर हम लोगों ने वहाँ से जब हमारे टिकट कैंसिल हो गए तो फिर हम लोगों ने रेड बस की और हम घर आ गए। तो ये सब चीज़ें थी। अब मैं आपको बहुत ध्यान से, बहुत क्लियरली सोचने के बाद अपनी गलती बताती हूँ, जो आपको नहीं करनी है। क्या गलती थी? जब मेरी जीडी शुरू हुई, उस टाइम पे मैं चुप थी, जब फिश मार्केट बनी हुई थी। दैट इज़ गुड। मैं चुप थी, मैं सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कौन बंदा क्या बोल रहा है। जब हमारे ग्रुप को स्प्लिट कर दिया गया, उस टाइम पे जब हमारे ग्रुप की डिस्कशन शुरू हुई, तो एक जो बच्चा है, एक जो कैंडिडेट था, उसने बोला कि आपकी थीम बहुत अच्छी है, हम ना इस पे एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उस वेबसाइट के थ्रू अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं गाँव में। बहुत अच्छा पॉइंट था, बट मैंने उसके पॉइंट को बीच में ही कट करते हुए बोला कि ये गाँव है, गाँव में हम वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं। कि गाँव में वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। बस मैंने इतना बोला, तो फिर उस लड़की ने उसको पॉज़िटिवली लिया और उसने कहा कोई बात नहीं, तो हम पोस्टर क्रिएट कर लेंगे। दैट्स अ गुड पॉइंट, बट आई थिंक आई सेड समथिंग नेगेटिव इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। बस ये एक सेंटेंस था जिसने मेरी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने किसी को एनकरेज करने की जगह उसको डाउन किया। मेरी थिंकिंग ओवरऑल बहुत मतलब सही थी कि प्रैक्टिकल थिंकिंग थी कि गाँव में हम वेबसाइट से अवेयरनेस नहीं फैला सकते, बट आज के टाइम में इतनी तो चीज़ें आ गई हैं कि हम वेबसाइट गाँव में बना सकते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा मुझे लगा कि वो जो एक सेंटेंस था, मैं उस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकती थी कि कैंडिडेट आप या जस्ट नंबर 10 जो भी था वो 100 कि आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बट आई थिंक वी शुड क्रिएट द पोस्टर्स आल्सो, क्योंकि पोस्टर्स बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इवन दो उन लोगों के लिए भी जो टेक्निकली ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है और टेक्निकली चीज़ों को समझते नहीं है, तो पेरेंट्स तक हम पोस्टर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को कहने का तरीका हमें रिफाइन करना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी थिंकिंग अच्छी है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, मैं सही सोचती हूँ चीज़ों को, बट जो मेरा कहने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती हूँ एकदम से। तो एसएसपी ये नहीं देखती कि आप क्या चीज़ें सोच रहे हैं, वो देखती है कि आप दूसरे कैंडिडेट को एनकरेज कर रहे हैं या उसको डाउन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। तो मुझे ये चीज़ लगी जिसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हुई हूँ बेसिकली। तो आप ये गलती मत करिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है
या कोई और अलग क्वेरी है जो मैं आपकी क्लियर कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। जितना मुझे पता है, जो चीज़ें मेरी नॉलेज में है, मैं वही बताती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं है, उसको गलत बताने से अच्छा है मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं और से क्लियर कर लीजिए। और दैट्स इट। बुरा तो लगा है, बट मैं कोशिश करती हूँ अभी तो, क्योंकि एसएसबी के लिए भी पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ अपनी एफकेट और सीडीएस के लिए कि ये मेरे क्लियर हो जाए। सीडीएस इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अभी तक मैंने सीडीएस नहीं दिया है। जल्दी मैं सीडीएस के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ओवरऑल। तो अगर आप भी मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं कि सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए और कौन-सी बुक्स जो हैं, जो मुझे मेरे लिए यूज़फुल होंगी। तो अगर आपके पास भी कोई सजेशन है ना, तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। और जो भी मैं कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।